नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वक्त हो गया है राजधर्म का। आज से ठीक 13 दिन पहले कोलकाता में डॉक्टर बेटी के साथ बर्बरता हुई थी। रेप के बाद मर्डर को लेकर देश भर में गुस्सा उठा। डॉक्टर बेटी को इंसाफ दिलाने के लिए खुद सुप्रीम कोर्ट एक्शन मोड में आई। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है। सुप्रीम कोर्ट में सीबीआई ने अपना पक्ष रख दिया है, अपनी स्टेटस रिपोर्ट रख दी है। सीबीआई ने पूरी वारदात के बारे में बताया है। सुप्रीम कोर्ट ने ममता सरकार को फटकार लगाई, कोलकाता पुलिस की कार्यशैली पर सवाल उठाए। आज मैं आपको सुप्रीम कोर्ट में हुई सुनवाई का एक एक फैक्ट दिखाने जा रही हूं। 150 mg सीमेन की कहानी क्या है, यह भी बताने जा रही हूं। कैसे कोलकाता पुलिस की थ्योरी सवालों के घेरे में है और कैसे एक मामले में लीपापोती की जा सकती है और खुद पुलिस ये लीपापोती करती है, ये बताऊंगी। सुप्रीम कोर्ट को आज क्यों कहना पड़ा कि 30 सालों में ऐसा क्रिमिनल केस कभी नहीं देखा। 30 सालों में जज कह रहे हैं कि ऐसा क्रिमिनल केस पहले कभी नहीं देखा। आपको सब कुछ बताऊंगी, लेकिन सबसे पहले आपको उस 20 घंटे की टाइमलाइन को समझना होगा जिसे लेकर आज सुप्रीम कोर्ट ने सारे सवाल खड़े किए। एक एक करके सिलसिलेवार तरीके से आपके सामने रखती हूं। दरअसल आज सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़, जस्टिस JB पारादीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की 3 सदस्यीय बेंच ने मामले की सुनवाई की। कोर्ट ने सीबीआई से केस के बारे में पूछा और कोलकाता पुलिस का इस पर जवाब भी जानना चाहा। कोलकाता पुलिस की ओर से सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल पक्ष रख रहे थे। 9 अगस्त को क्या हुआ, कैसे ये घटना हुई, इसकी टाइमिंग क्या थी, इसे लेकर ममता सरकार कैसे फंस गई, इसकी पूरी क्रोनोलॉजी अब आपके सामने रखती हूं। बहुत गौर से आज लगातार अगले आधे घंटे मेरे साथ जुड़े रहिएगा। क्रोनोलॉजी समझिए। कहानी शुरू होती है 9 तारीख से। जी हाँ, 9 अगस्त की रात 3 बजे से लेकर सुबह 4 बजे के बीच ट्रेनी लेडी डॉक्टर की रेप और उसके बाद हत्या होती है। इस बात की पुष्टि कहां हुई? पोस्टमार्टम रिपोर्ट ये करती है। जो हलफनामा कलकत्ता हाईकोर्ट में दाखिल हुआ, उसके मुताबिक सुबह 10:10 पर एक कॉल आया और उस कॉल में यह कहा गया कि अचेत अवस्था में एक महिला ट्रेनी डॉक्टर चेस्ट डिपार्टमेंट के सेमिनार हॉल के फर्श पर पड़ी हुई है। अचेत अवस्था में है, यानी कि अनकॉन्शियस है। और अचेत अवस्था में पीड़िता उन्हें वहां पर मिली। कितनी घटना सुबह 10:10 की है। अब आगे चलिए। ये जानकारी मिलने के बाद, इस सूचना के बाद कोलकाता पुलिस जब आरजीकर मेडिकल अस्पताल पहुंची तो फिर वहां क्या देखा कि हॉल के बाहर मेडिकल स्टूडेंट्स और डॉक्टर्स की भीड़ लगी हुई है। ये बात मैं नहीं कह रही हूं, बल्कि ये बात कोलकाता पुलिस के उस हलफनामे में है, उस एफिडेविट में है जो उन्होंने कलकत्ता हाईकोर्ट को 16 अगस्त में दायर की थी। पुलिस क्या बता रही है कि जब पुलिस वहां पर पहुंची तो पीड़ित लेडी डॉक्टर अपनी पीठ के बल सेमिनार हॉल में एक गद्दी पर पड़ी हुई मिली। पीड़िता अनकॉन्शियस कंडीशन में थी, यानी कि वो अचेत थी। उसके शरीर में कोई हलचल नहीं थी। उसके शरीर के साथ साथ उसके प्राइवेट पार्ट पर भी चोट के निशान थे। मतलब ये हुआ कि पुलिस के मुताबिक तब तक वो लेडी डॉक्टर मरी नहीं थी। शी वॉज नॉट डेड। वो अनकॉन्शियस थी, अचेत अवस्था में वहां पर थी। सोचिए, वहां पर डॉक्टर्स मौजूद थे, सीनियर से लेकर जूनियर डॉक्टर्स वहां पर थे, नर्सिंग स्टाफ होता है। और ये तो कोई भी एक अस्पताल में देखकर बता सकता है, जो डॉक्टर्स से भरा पड़ा एक ऐसा संस्थान, कि वो व्यक्ति जिंदा है या नहीं, या मुर्दा है, अचेत अवस्था में है या डेथ हो चुकी है, सांसें चल रही है या सांसें उखड़ गई है। डॉक्टर को कंफर्म करने में ज्यादा वक्त नहीं लगता। पीड़िता भी कोई बाहर ही नहीं थी, उन्हीं के बीच की थी, वहीं की थी। सोचिए, आपको कोई जानकार हो, कोई परिचित हो, कोई साथी हो, कोई कलीग हो, अगर ऐसी स्थिति में आपके सामने हो तो क्या आप खुद आगे बढ़कर उसकी स्थिति का हाल नहीं जानेंगे? तो आपके पहला रिएक्शन क्या होगा कि कहीं सांसें चल रही हैं तो उसे तुरंत मेडिकल एड दिया जाए, और अगर सांसें नहीं चल रही है तो दोनों ही अवस्था में फटाफट पुलिस को इन्फॉर्म किया जाए। लेकिन क्या पता चला? अनकॉन्शियस।
अब आप ये जानना चाह रहे होंगे, जब कोलकाता पुलिस को ट्रेनी डॉक्टर अचेत अवस्था में वहां पर मिली तो उसके बाद फिर क्या हुआ होगा? क्या लड़की का इलाज किया गया? क्योंकि अनकॉन्शियस थी यानी कि जिंदा थी, अनकॉन्शियस थी तो यानी कि उसका इलाज फौरन उसी वक्त करना चाहिए था, लेकिन वैसा तो नहीं किया गया। पहले पीड़िता के मम्मी पापा को फोन किया गया। जरा सोचिए क्या किया गया। वहां पे वो अचेत अवस्था में थी, उसे वहीं छोड़ दिया गया। सबसे पहले परिवार को यानी उस ट्रेनी डॉक्टर की फैमिली को, उसके माता पिता को कॉल किया गया और ये कहा गया कि उनकी बच्ची की तबीयत खराब हो गई है, ट्रेनी डॉक्टर की तबीयत खराब है। थोड़ी देर बाद परिवार को क्या बताया गया कि ट्रेनी डॉक्टर ने सुसाइड कर लिया है। कौन है ये लोग, आखिर कहां से आते हैं? तबीयत खराब होना और फिर कह देना सुसाइड कर लिया, जबकि उस बॉडी को देखकर कोई भी ये कह सकता था कि ये मामला सुसाइड का तो कतई नहीं है। लेकिन फिर आगे क्या हुआ वो समझिए। आज कोलकाता पुलिस के वकील से यही पूछा गया। आज कोलकाता पुलिस के वकील से जब ये पूछा गया कि पुलिस को ये स्वाभाविक मौत लगी तो फिर पोस्टमार्टम क्यों नहीं किया गया? पहले तो अगर देखिए नेचुरल डेथ थी तो फिर पोस्टमार्टम करने की आवश्यकता ही नहीं थी, और अगर पोस्टमार्टम करने की आवश्यकता थी तो इसका मतलब ही कि अननेचुरल डेथ थी। कोलकाता पुलिस की ओर से सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल ने कहा कि दोपहर 1:45 पर अननेचुरल डेथ की रिपोर्ट डेथ बताया जा रहा था, तो फिर पोस्टमार्टम की आवश्यकता क्या थी? और अगर पोस्टमार्टम किया गया, इसे अननेचुरल डेथ माना गया, तभी ना पोस्टमार्टम किया गया। सर्वोच्च अदालत ने कोलकाता पुलिस से पोस्टमार्टम और एफआईआर दर्ज करने की टाइमिंग को लेकर अब सवाल उठाया। कंफ्यूजन आप देख रहे हैं कितने लेवल पर है। परिवार वालों को गलत बताया गया, कॉन्शियस है या अनकॉन्शियस है, जिंदा थी या मृत थी, इसे लेकर कंफ्यूजन है। और अब कंफ्यूजन टाइमिंग को लेकर, इसके जवाब में कोलकाता पुलिस की ओर से उनके वकील कपिल सिब्बल ने कहा कि शाम 4:20 पर शव का पंचनामा हुआ। पंचनामे का मतलब क्या हुआ कि शव की पहचान होना जो परिवार वालों के सामने होती है उसे पंचनामा कहते हैं। और उसके करीब 2 घंटे के बाद शाम 6:10 से लेकर शाम 7:10 तक पोस्टमार्टम हुआ। पोस्टमार्टम की टाइमिंग क्या है? देखिए, पहले पंचनामा हुआ परिवार वालों के सामने 4:20 पर, 6:10 से लेकर 7:10 तक इसके बीच में पोस्टमार्टम हुआ और उसी के फौरन बाद दाह संस्कार भी कर दिया गया। लेकिन तब तक एफआईआर दर्ज नहीं की गई। कहां होता है ऐसा? क्या क्रिमिनल प्रोसीजर ये होता है? क्या पुलिस के काम करने का तरीका ये होता है कि इतना सब कुछ हो जाने के बाद फिर एफआईआर रिपोर्ट दर्ज की गई? खैर, दाह संस्कार के बाद 11:45 पर जब एफआईआर दर्ज की गई, इसे एक अननेचुरल डेथ बताया गया। कोर्ट ने इसे लेकर सवाल पूछा। कोलकाता पुलिस की जांच पर चीफ जस्टिस ने सवाल उठाया। चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा कि जब सुबह 10:10 पर पुलिस को जानकारी मिली, तब से लेकर रात 11:45 तक क्राइम सीन को सुरक्षित क्यों नहीं रखा गया? सबूत जुटाने का काम रात 11:30 बजे के बाद क्यों किया गया? सोचिए जरा कि जहां पर आपको इस अवस्था में एक क्राइम सीन पर एक महिला की बॉडी मिल रही है, उसे आप 20 घंटे तक प्रोटेक्ट तक नहीं कर सकते। पुलिस ने उस क्राइम सीन को प्रोटेक्ट नहीं किया। चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने सवाल तो उठाया ही, साथ ही जस्टिस परदिवाला ने तो ये मामला ममता सरकार पर कमेंट करते हुए कहा कि राज्य सरकार ने इस केस में जिस तरह काम किया है वो मैंने बीते 30 साल के अपने करियर में नहीं देखा। पुलिस ने क्राइम सीन का डीमार्केशन तक नहीं किया। कितनी हैरानी की बात है। पोस्टमार्टम के बाद अननेचुरल डेथ का केस दर्ज किया गया, पोस्टमार्टम तक का इंतजार करना पड़ गया। अगर स्वाभाविक मौत थी तो पोस्टमार्टम क्यों किया गया? आज ये तमाम सवाल सुप्रीम कोर्ट में उठाए गए। जस्टिस परदिवाला को यहां तक कहना पड़ गया, मैंने अपने 30 साल के करियर में ऐसा क्रिमिनल केस नहीं देखा। सुप्रीम कोर्ट में सीबीआई ने स्टेटस रिपोर्ट देने के साथ ही जांच के अलग अलग पहलू भी देश के सर्वोच्च अदालत के सामने रखे। सीबीआई ने सुप्रीम कोर्ट में पेश की गई अपनी स्टेटस रिपोर्ट में कहा कि इस पूरे मामले को लेकर अस्पताल प्रशासन का रवैया उदासीन रहा। साथ ही कहा कि कोलकाता में मौका वारदात से छेड़छाड़ की गई।
केस की लीपापोती की कोशिश की गई। अंतिम संस्कार के बाद एफआईआर दर्ज की गई। सीबीआई ने अदालत को यह भी बताया कि घटना की जानकारी पीड़िता के परिजनों को देरी से दी गई और उसमें भी उन्होंने गुमराह करने की कोशिश की। पहले बताया तबीयत खराब है, फिर बताया सुसाइड है, फिर बताया कि डेथ हो गई है। परिवार को इस तरीके से गुमराह किया गया, संदेह पैदा करने की कोशिश किया गया। वारदात पर पर्दा डालने की कोशिश हुई और कोर्ट ने भी कहा कि पुलिस डायरी और पोस्टमार्टम के वक्त में बहुत अंतर है। आरोपी की मेडिकल जांच पर भी कोर्ट ने सवाल उठाए। कोर्ट ने आज यहां तक कहा कि अगली सुनवाई में इस केस के आईओ यानी कि इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर अपनी केस डायरी यानी कि उसकी हार्ड कॉपी लेकर आए, क्योंकि केस डायरी के पन्नों को देखकर ऐसे लगता है कि बाद में ये पन्ने जोड़े गए हैं। जरा सोचिए, कोर्ट की ये टिप्पणी कोलकाता पुलिस की कार्यप्रणाली पर कितना बड़ा सवाल खड़े करती है कि उन्हें ये कहना पड़ जाए कि पन्ने बाद में जोड़े गए हैं। अब कोलकाता रेप मर्डर केस में पीड़िता के परिवार ने कलकत्ता हाईकोर्ट में जो हलफनामा दायर किया है, हलफनामे में कई सारी चौंकाने वाली बातें कही गई हैं। ये जो हलफनामा है यानी कि पिटीशन है, वो मैं आपके सामने रख रही हूँ। याचिकाकर्ता की ओर से कोर्ट में पोस्टमार्टम रिपोर्ट का हवाला देकर कई बातें सामने लाई गई, जिसके आधार पर यह बताने की कोशिश की गई है कि पीड़िता के साथ कैसा क्रूर अत्याचार हुआ। एक एक पॉइंट डिटेल में आपके सामने रखती हूं। पहला पॉइंट, पिटीशन में लिखा गया है कि देयर डॉटर्स बॉडी बोर सेवरल इंजरी मार्क्स इंडिकेटिंग अ ब्रूटल एंड वायलेंट अटैक, यानी कि उनकी बेटी के शरीर पर घाव के कई ऐसे निशान थे जो ये साबित करता है कि उन पर क्रूर और हिंसक अटैक हुआ। दूसरा पॉइंट आप देखें, पिटीशन में ये लिखा गया है कि एक्सेप्ट फॉर फ्यू पोर्शंस ऑफ द स्कल, स्कल यानी ये आपका स्कल, including the temporal, partial and occipital regions। मुझे थोड़ा सा आगे बढ़ना पड़ेगा, नहीं तो यहां पर आप जरा बड़ी स्क्रीन पर लेकर आए। क्या लिखा गया है ये देखिए, The rest of the head showed significant trauma, यानी कि कुछ स्कल के इस हिस्से को छोड़कर ट्रॉमा दिखाई दे रहा है। सिग्निफिकेंट ट्रॉमा यानी कि मस्तिष्क के कुछ हिस्से को छोड़कर कुछ पूरे शरीर पर निशान दिखाई दे रहे हैं। बोथ ईयर्स एग्जिबिट साइंस ऑफ इंजरी सजेस्टिंग अ वायलेंट स्ट्रगल, यानी कि जो उनका शरीर है, उनके शरीर पर जो निशान है उसे देखकर, यानी कि दोनों कानों को देखकर ऐसा लगता है कि इंजरी हुई है, चोट के निशान है। यानी कि उनके साथ जब ये क्रूर व्यवहार किया जा रहा था तो उन्होंने इसका पूरी तरीके से रिवोल्ट करने की कोशिश की, हाथापाई हुई है, उन्होंने प्रतिरोध किया था। कलकत्ता हाई कोर्ट में जो हलफनामा दायर हुआ है उसमें यह भी कहा गया है, हर लिप्स वर इंजर्ड इंडिकेटिंग दैट शी मे हैव बीन साइलेंस्ड और गैग्ड ड्यूरिंग द अटैक। उनके होठ पर चोट के निशान थे, जिसे देखकर ऐसा लगता है कि जब उनके साथ ये क्रूर व्यवहार किया जा रहा था तब उनके गले को दबाया गया, उनके मुंह पर को दबाया गया, जिससे कि वो चीख ना सके, अपनी आवाज ना निकाल सके। बाइट मार्क्स वर फाउंड ऑन हर नेक, उनके गले पर मुंह से काटे हुए के निशान थे। फर्दर एविडेंसिंग द सीवियरिटी ऑफ असॉल्ट, इसका मतलब यह है कि उनके साथ असॉल्ट हुआ है, उनके साथ पढ़ते वक्त कई बार जो है जुबान लड़खड़ाने लग जाती है। जरा आप सोचिए कि किसी महिला के साथ कितना बर्बर व्यवहार हुआ होगा। उसके मुंह को दबाया गया होगा, उसके कान पर नोचे के निशान हैं, उसके चेहरे पर कांच के टुकड़े थे, उसके गले पर कांटे के निशान हैं। जरा सोचिए किस तरीके का बर्बर व्यवहार किया गया। और कोलकाता पुलिस ने क्या किया, पिटीशन में आगे क्या लिखा है वो आपको बताती हूँ। There was significant vaginal bleeding and injury marks indicating sexual violence, यानी कि पीड़िता के प्राइवेट पार्ट से खून बह रहा था, जो ये बताता है कि उसके साथ वायलेंट बिहेवियर किया गया है। उसके प्राइवेट पार्ट पर चोट के निशान थे, जो ये बताता है कि उसके साथ यौन हिंसा हुई थी। खून के निशान थे, चोट के निशान थे। पिटीशन में जो आगे गंभीर बात परिवार वालों की ओर से कही गई है वो भी जानिए। द प्रेजेंस ऑफ 150 mg ऑफ सीमेन इन द हाइमन, a quantity suggesting involvement of more than one individual। जितना सीमन मिला है उसका मतलब तो यही है कि इसमें कोई एक आदमी सिर्फ इन्वॉल्व नहीं था, केवल एक व्यक्ति के द्वारा किया गया रेप नहीं है, बल्कि ये गैंग रेप था। इस बात की प्रमाण जो है ये परिवार वालों की ओर से शक है, ये शंका है,
जो जाहिर की गई है और इसमें हवाला पोस्टमार्टम रिपोर्ट का दिया गया है। और आज इसलिए ये परिवार चीख चीख कर कह रहा है कि हमारी तो सुनी भी नहीं गई। इतना वक्त लगा दिया पहली एफआईआर दर्ज करने में, और पहली कंप्लेन भी परिवार वालों की ओर से की गई थी, बजाय इसके कि जिस अस्पताल में ये पूरी घटना घटी, जिस लेडी डॉक्टर के साथ ये घटना घटी, उसके साथ ही कंप्लेन कराते, उस अस्पताल का प्रिंसिपल कंप्लेन कराता, वहां की अथॉरिटी कंप्लेन कराती। खैर, आरोपी का साइकोलॉजिकल टेस्ट कराया गया है। इसमें संजय यानी कि जो मुख्य आरोपी है, उसे हाइपर सेक्सुअलिटी से ग्रसित होने की बात सामने आई है। सोचिए, हाइपर सेक्सुअलिटी से ये ग्रसित है और ये अक्सर रेड लाइट एरिया पर जाता रहता था। वारदात के दिन संजय ने पॉर्न वीडियो देखा था और उसके बाद ये वहशियाना हरकत अंजाम दी। वो अपना गुनाह कबूल कर चुका है, लेकिन बात यहीं खत्म नहीं हो जाती है। कोर्ट के आदेश के बाद इस वक्त धरने पर बैठे हुए डॉक्टर्स लगातार अपना प्रदर्शन जारी रखना चाहते हैं। वो नहीं चाहते कि ये प्रदर्शन यहीं खत्म हो जाए, उनकी आवाज यहीं पर दब जाए। उनकी मांग है कि उन्हें भी टास्क फोर्स में शामिल किया जाए ताकि वो अपनी परेशानी दुनिया के सामने रख सकें। कोलकाता पुलिस के अगेंस्ट में जो एक एलिगेशन लग रहे हैं, तो उस एलिगेशंस की जो प्रूफ है या वो कितने एलिगेशंस ट्रू हैं, उसको लेकर कोर्ट द्वारा इंक्वायरी की जा रही है और एक एक चीज़ को देखा जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट द्वारा पिछली डेट पर भी यह अपील की गई थी कि डॉक्टर जो है अपने काम पर लौटें और प्रोटेस्ट वो किसी तरह का ना करें। हमारा ये डिमांड था कि हमें उस आयोजित जो नेशनल टास्क फोर्स है उसमें इंक्लूड किया जाए, जिसको उन्होंने जो है क्या बोलते हैं एक्सेप्ट किया है। और उन्होंने बोले सारे भी जो है जितने भी आरडीएज हैं उनके रिकमेंडेशंस लिए जाएंगे। उसमें हमने ये भी रिक्वेस्ट किया कि एट द अर्लीस्ट अगर प्रोटेस्ट को कॉल ऑफ करना है तो एट द अर्लीस्ट इस चीज़ को सुना जाए। उनको कुछ कंक्रीट नहीं दिखेगा तब तक वो प्रोटेस्ट से कैसे हटें। सो सीजीआई का भी इस पर कहना है कि हम कॉन्स्टिट्यूट किए हैं और हम इस चीज़ पर चाह रहे हैं कि तुरंत से तुरंत कोई चीज़ हम उसको हल निकालें। हम भी इस बात पे कंसीडर कर रहे हैं, बट अभी भी कुछ पॉइंट्स जो है अभी भी क्लियर नहीं हुए। जैसे कि हमने जो पॉइंट रखा था कि रेसिडेंट्स जो डॉक्टर हैं उनका रिप्रेजेंटेशन हो नेशनल टास्क फोर्स में, क्योंकि जो उन्होंने जो नॉमिनेशंस दी है वो सारे सीनियर डॉक्टर्स हैं और सीनियर और जूनियर के बीच में कहीं ना कहीं एक गैप होता है। तो हमारी जो ग्राउंड लेवल की प्रॉब्लम्स है वो हमें लगता है कि जो रेसिडेंट डॉक्टर्स जो हैं, जो अभी जूनियर डॉक्टर्स हैं, वो ज़्यादा बेटर तरीके से उसको मतलब कि किसी भी लेवल पे रख पाएंगे। तो इसलिए हम चाहते हैं कि रेसिडेंट डॉक्टर्स का एक रिप्रेजेंटेशन हो। और जो मतलब कि सेंट्रल हेल्थ प्रोटेक्शन एक्ट की जो बात हो रही थी उसके बारे में भी अभी कुछ क्लैरिटी हमें नहीं मिली है। तो हम चाहते हैं कि जल्द से जल्द हम काम पे वापस जाएं, बट कुछ पॉइंट्स जो है और जो वेस्ट बंगाल में जो हमारे जो फ्रेंड्स है अभी कोर्ट में भी ये रिप्रेजेंट किया गया कि कुछ नेम्स आए हैं जो कि थ्रेट के अंदर है। जो रेसिडेंट डॉक्टर्स है जिनको टारगेट किया जा रहा है वो बोल रहे हैं कि एक एनोनिमसली एक लिफाफे के अंदर वो नेम्स देंगे, तो वो सब अश्योरेंस हमें मिल जाए कि वो लोग सेफ रहेंगे। पश्चिम बंगाल में डॉक्टर रेप कांड को लेकर बीजेपी प्रदर्शन कर रही है। कोलकाता में भाजपा नेता और कार्यकर्ताओं ने घटना के खिलाफ विरोध मार्च भी निकाला। बीजेपी का आरोप यह है कि राज्य सरकार आरोपियों को बचाने में जुटी है। टाइमलाइन सुप्रीम कोर्ट को भी समझ में नहीं आ रहा है और ऐसा कभी मतलब इतना गलत तरीके से पोस्टमार्टम का रिपोर्ट बनाना और ऑटोप्सी रिपोर्ट बनाना, ये भी पहली बार देशवासियों को देखने को मिल रहा है। ये पश्चिम बंगाल में ही ऐसा कुछ घटता है। अस्पताल और पुलिस मिले हुए हैं, इसीलिए ऐसे घटना घट सकते हैं। देखिए, राज्य सरकार इस राज्य में जो किए जा रहे इतने सालों से, इतने जिन्होंने करतूत कर रहे हैं, शर्मनाक घटनाएं हैं और ये कोई आज पहली बार नहीं है। ये इसमें सबसे बड़ी बात है कि इस बार जनता ने पश्चिम बंगाल में आंदोलन के लिए सामने आ गए और सारे जनता का ही ये मूवमेंट है। हम लोग तो बस एक आध प्रोग्राम कर रहे हैं, लेकिन जनता ही इस प्रोग्राम इस मुद्दे को आगे ले जा रहे हैं। और इस घटना को मतलब आप अगर सही जर्नलिस्ट नहीं हो, एक इंसान के तौर पे इस घटना को देखने की कोशिश करो तो आपको लगेगा कि रात की नींद उड़ जाएगी। जो अपने कर्म क्षेत्र में किसी डॉक्टर के साथ, होने वाला डॉक्टर के साथ, पीजीटी के साथ ऐसा अगर हो सकता है, अपने कर्म क्षेत्र जो हमारे लिए दूसरा घर होता है और वो भी सरकारी भवन है, वो एक अस्पताल है, वहाँ अगर एक लड़की का इतनी बुरी तरह से रेप और मर्डर हो सकता है
और पूरे प्रशासन मिलके उसको छुपाने की कोशिश कर रहा है और इन्फॉर्मेशन बंद करने की कोशिश कर रहा है और सारे इन्फॉर्मेशन जो है ये लोग डिस्ट्रॉय करने की कोशिश कर रहे हैं। एविडेंसेस डिस्ट्रॉयल का पूरा माहौल चला है यहाँ पे 5 दिन जो पुलिस के अंडर था, तो ये तो बहुत शर्मनाक बात है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद कोलकाता के सीआईएसएफ अस्पताल के बाहर सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। डॉक्टर्स की सुरक्षा के लिए पूरे कैंपस में सिक्योरिटी की जिम्मेदारी सीआईएसएफ को दी गई है। अस्पताल की जो सुरक्षा है वो सुरक्षा सीआईएसएफ के ऊपर दिया जाए। तो अभी जो देखा जा रहा है कि सीआईएसएफ की पूरी टीम आरजीकर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में पहुंच चुकी है और आरजीकर मेडिकल कॉलेज अस्पताल के जो सुरक्षा व्यवस्था है वो सीआईएसएफ ले लेगी। और आज जैसे कि देखा जा रहा है आरजीकर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में सीआईएसएफ की पूरी टीम पहुंच चुकी है और अस्पताल के चप्पे चप्पे में वो सुरक्षा अब से देंगे। सुप्रीम कोर्ट ने आज पश्चिम बंगाल सरकार पर सवाल उठाए। सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि एफआईआर देर रात 11:30 बजे दर्ज क्यों की गई, इसको कैसे जस्टिफाई करेंगे। कॉलेज के प्रिंसिपल को सीधे कॉलेज आकर एफआईआर दर्ज करानी चाहिए थी। वो किसका बचाव कर रहे हैं और उनका बचाव कौन कर रहा है। उन्होंने इस्तीफा दिया तो दूसरे कॉलेज में उन्हें काम क्यों सौंप दिया गया, इसका जवाब पश्चिम बंगाल को देना होगा। पश्चिम बंगाल सरकार को, ममता बनर्जी को, सीएम को इसका जवाब देना होगा। ये तस्वीरें इस वक्त जो आप देख रहे हैं, इन 20 घंटे की टाइमलाइन ने ममता सरकार और कोलकाता पुलिस दोनों को एक्सपोज करके रख दिया है। इतना बड़ा कांड हो जाना और उसके बाद इस पर लीपापोती करना, आखिर किसके ऑर्डर पर सबूत मिटाने की कोशिश की गई है, इन सवालों का जवाब जरूरी है। आगे हम बढ़ेंगे। भारत और पोलैंड में इस वक्त द्विपक्षीय वार्ता के बाद संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस में प्रधानमंत्री मोदी को सुनिए। के रूप में हमारी पार्लियामेंट के बीच आदान प्रदान को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। आर्थिक सहयोग को व्यापक रूप प्रदान करने के लिए प्राइवेट सेक्टर को जोड़ने के लिए काम किया जाएगा। फूड प्रोसेसिंग के लिए क्षेत्र में पोलैंड वर्ल्ड लीडर्स में से है। हम चाहते हैं कि पोलैंड की कंपनियां भारत में बनवाए जा रहे मेगा फूड पार्क से जुड़े, भारत में तेज गति से हो रहे शहरीकरण से वाटर ट्रीटमेंट, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर, ऐसे क्षेत्रों में हमारे सहयोग के नए अवसर खुल रहे हैं। क्लीन कोल टेक्नोलॉजी, ग्रीन हाइड्रोजन, रिन्यूएबल एनर्जी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी हमारी साझी प्राथमिकता के विषय हैं। हम पोलैंड की कंपनियों को मेक इन इंडिया एंड मेक फॉर द वर्ल्ड से जुड़ने के लिए आमंत्रित करते हैं। फिनटेक, फार्मा, स्पेस, ऐसे क्षेत्रों में भारत ने अनेक उपलब्धियां हासिल की है। हमें इन क्षेत्रों में अपना अनुभव पोलैंड के साथ साझा करने में खुशी होगी। रक्षा के क्षेत्र में करीबी सहयोग हमारे गहरे आपसी विश्वास का प्रतीक है। इस क्षेत्र में आपसी सहयोग को सुदृढ़ बनाया जाएगा। इनोवेशन और टैलेंट हमारे दोनों देशों की युवा शक्ति की पहचान है। स्किल्ड वर्कफोर्स की भलाई के लिए, स्किल्ड वर्कर्स की भलाई के लिए और मोबिलिटी को बढ़ावा देने के लिए दोनों पक्षों के बीच सोशल सिक्योरिटी एग्रीमेंट पर सहमति बनी है। फ्रेंड्स, भारत और पोलैंड अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भी करीबी तालमेल के साथ आगे बढ़ रहे हैं। हम दोनों सहमत हैं
कि वैश्विक चुनौतियों का सामना करने के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ तथा अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों में रिफॉर्म वर्तमान समय की मांग है। आतंकवाद हमारे लिए एक बड़ी चुनौती है। मानवता में विश्वास रखने वाले भारत और पोलैंड जैसे देश ऐसे और अधिक सहयोग आवश्यक है। उसी तरह क्लाइमेट चेंज हमारे लिए साझा प्राथमिकता का विषय है। हम दोनों अपनी क्षमताओं को जोड़कर ग्रीन फ्यूचर के लिए काम करेंगे। जनवरी 2025 में पोलैंड यूरोपियन यूनियन की अध्यक्षता संभालेगा। मुझे विश्वास है कि आपके सहयोग से भारत और ईयू के संबंधों को बल मिलेगा। फ्रेंड, यूक्रेन और पश्चिम एशिया में चल रहे संघर्ष हम सभी के लिए गहरी चिंता का विषय है। भारत का यह दृढ़ विश्वास है कि किसी भी समस्या का समाधान रणभूमि में नहीं हो सकता। किसी भी संकट में मासूम लोगों की जान की हानि पूरी मानवता के लिए सबसे बड़ी चुनौती बन गई है। हम शांति और स्थिरता की जल्द से जल्द बहाली के लिए डायलॉग और डिप्लोमेसी का समर्थन करते हैं। इसके लिए भारत अपने मित्र देशों के साथ मिलकर हर संभव सहयोग देने के लिए तैयार है। फ्रेंड्स, पोलैंड में इंडोलॉजी और संस्कृत का बहुत पुराना और समृद्ध ट्रेडिशन रहा है। भारतीय सभ्यता और भाषाओं में गहरी रुचि से हमारे संबंधों की मजबूत नींव रखी गई है। हमारे गहरे पीपल टू पीपल टाइज का एक प्रत्यक्ष और जीवंत उदाहरण कल मैंने देखा। इंडियन पोल्स के दोबरे महाराजा और कोल्हापुर के महाराज की याद में बनाए गए मॉन्यूमेंट्स पर मुझे श्रद्धांजलि देने का सौभाग्य मिला। मुझे खुशी है कि आज भी पोलैंड के लोग उनके परोपकार और उदारता का सम्मान करते हैं। उनकी स्मृति को अमर करने के लिए हम भारत और पोलैंड के बीच जाम साहब ऑफ नवानगर यूथ एक्सचेंज प्रोग्राम शुरू करने जा रहे हैं। हर वर्ष पोलैंड के 20 युवाओं को भारत यात्रा पर लेकर जाया जाएगा। फ्रेंड्स, मैं एक बार फिर प्रधानमंत्री टुस्क और उनकी मित्रता के लिए हृदय से आभार प्रकट करता हूं और हमारे संबंधों को नए स्तर पर ले जाने के लिए अपनी प्रतिबद्धता दोहराता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आप इस द्विपक्षीय वार्ता के बाद सुन रहे थे। उन्होंने कहा कि हम हर परिस्थिति में समस्या का समाधान संवाद से ही चाहते हैं। मासूम बच्चों की जान लेने का हक किसी को नहीं है। हम डिप्लोमेसी और डायलॉग का समर्थन करते हैं। रणभूमि में किसी भी समस्या का समाधान नहीं हो सकता। मासूम बच्चों की जान लेने का हक किसी को नहीं है। हम डिप्लोमेसी और डायलॉग का समर्थन करते हैं। ये तमाम महत्वपूर्ण बातें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विदेशी धरती से कही। अभी तक आपने कोलकाता रेप कांड की बात देखी, वो खबर देखी, उसमें सुप्रीम कोर्ट इंसाफ दिलाने में जुटी हुई है, बल्कि सरकारी स्तर पर क्या हो रहा था, हीला हवाली हो रही थी। ऐसा लग रहा था कि जैसे कल्प्रिट्स को ही प्रोटेक्ट करने की कोशिश में है ममता सरकार।
लेकिन अब कहानी उत्तर प्रदेश में दूसरी है। घटना उत्तर प्रदेश में भी कुछ ऐसी ही है। यहाँ पर भी अयोध्या में 12 साल की एक नाबालिग लड़की के साथ लंबे समय तक गैंग रेप हुआ, लेकिन मामला सामने आने के बाद कोई हीला हवाली और लीपापोती नहीं हुई। पुलिस ने पहले तो आरोपी मोहित खान को गिरफ्तार कर उसे जेल भेजा और अब उसके साम्राज्य पर बुलडोजर चल गया और देखते ही देखते मोहित खान के शॉपिंग कॉम्प्लेक्स से लेकर उसके उस बेकरी तक सब कुछ मिट्टी में मिला दिया गया। मैं इसका एक एक फ्रेम अब आपको दिखाने जा रही हूं और बताऊंगी कि कैसे समाजवादी पार्टी के इस नेता पर घिनौनी हरकत का आरोप है। लेकिन सबसे पहले एक तस्वीर जो आज के इस कार्रवाई के बाद की है। योगी सरकार ने रेप के मामले में जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाते हुए आरोपियों को सबक सिखाया। ये मामला सामने आने के बाद सबसे पहले 3 अगस्त को मोहित खान की बेकरी को जमींदोज किया गया। आज उसकी शॉपिंग कॉम्प्लेक्स पर बुलडोजर चल गया। सभी दुकानों को खाली कराने के बाद प्रशासन ने कॉम्प्लेक्स का नामो निशान मिटा दिया। अयोध्या में बुलडोजर एक्शन कैसे अंजाम दिया गया? आज यूपी पुलिस और अयोध्या प्रशासन की टीम 3 जेसीबी और 1 पॉकलेंट मशीन के साथ बधरसा पहुंची। प्रशासन ने पहले ही शॉपिंग कॉम्प्लेक्स को सारी दुकानों को खाली करा दिया था। पूरे इलाके को इनफैक्ट खाली कराया गया। आसपास के इलाके की बिजली को हटा दिया गया, तारें हटा दी गई ताकि कोई हादसा ना हो जाए। और उसके बाद प्रशासन ने मोहित खान के शॉपिंग कॉम्प्लेक्स को ढेर करना शुरू किया। सबसे पहले पॉकलेंट मशीन को लगाया गया। पॉकलेंट मशीन ने देखते ही देखते दीवारों को तोड़ना शुरू कर दिया। करीब 2 घंटे के अंदर विशाल शॉपिंग कॉम्प्लेक्स का नामो निशान मिट गया। ये 6 तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। मोहित खान रेप का आरोपी, उसका मार्केट खत्म कर दिया गया है, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स तोड़ दिया गया है। पॉकलेंट मशीन ने दीवारों को ढहाने का काम शुरू किया और 2 घंटे के अंदर अंदर पूरा शॉपिंग कॉम्प्लेक्स धराशायी हो गया। मुख्य आरोपी भदरसा कांड के मोहित खान, उसका अवैध कॉम्प्लेक्स जो कि पूरी तरीके से सरकारी जमीन यानी कि नजूल की जमीन पर बनाया गया था और इस पर नजूल जमीन के जरिए बाकायदा न सिर्फ कब्जा किया गया था बल्कि चक रोड की जो जमीन होती है जिसको सरकारी जमीन माना जाता है, एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए वहां पर फिलहाल आप देखिए। और जो कहा था योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश की विधानसभा में कि आरोपी कोई भी हो कार्रवाई बिल्कुल होगी, जबरदस्त होगी। और वही जबरदस्त कार्रवाई का नमूना हमको अयोध्या के भदरसा इलाके में एक बार फिर से नजर आ रहा है, क्योंकि सरकारी जमीन पर कब्जा करके मोहित खान ने जो करोड़ों रुपए की अवैध संपत्ति बनाई थी, उस पर बाकायदा कमर्शियल एक्टिविटी कर रहा था। उन सारी एक्टिविटीज को अब खत्म करते हुए किसी भी आरोपी के लिए ये जो कार्रवाई है वो नजीर बने और कोई भी किसी नाबालिग बच्ची के साथ, किसी भी महिला के साथ, किसी भी औरत के साथ इस तरीके का गलत काम करने से पहले 100 बार सोचे कि वो लखनऊ में, उत्तर प्रदेश में, अयोध्या में, कन्नौज में या फिर उत्तर प्रदेश के किसी भी हिस्से में रहता है, अगर वो इस तरीके का गलत काम करेगा तो बाबा का बुलडोजर उस तक जरूर पहुंचेगा। और यही वजह है कि अभी आप देखिए कि भदरसा कांड के मुख्य आरोपी मोहित खान की प्रॉपर्टी पर किस तरीके से बुलडोजर चलाया जा रहा है। सबसे पहले मार्केट के पीछे के हिस्से को गिराने के बाद आगे के हिस्से में डिमोलिशन का काम शुरू हुआ। यहां पर दिक्कत आ रही थी और इसलिए जेसीबी मशीनों ने पहले तो इसके पिलर को तोड़ा और फिर आगे के पूरे हिस्से को ढहा दिया गया। अयोध्या विकास प्राधिकरण, जिला प्रशासन अयोध्या की जो संयुक्त कार्रवाई है मोहित खान के अवैध शॉपिंग कॉम्प्लेक्स पर, वो बैक साइड से शुरू होती है और फ्रंट साइड पर आ जाती है। अभी भी आप देख सकते हैं कि मोहित खान का जो अवैध शॉपिंग कॉम्प्लेक्स है, इसको फिलहाल जो गिराने का काम है वो बुलडोजर की मदद से किया जा रहा है। लेकिन चूंकि कॉम्प्लेक्स काफी ज्यादा मजबूती से बनाया गया है, काफी ज्यादा सीमेंट प्रॉपर्टी का है, इसीलिए इस कॉम्प्लेक्स को, इस अवैध शॉपिंग कॉम्प्लेक्स को गिराने में खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है और काफी जद्दोजहद करनी पड़ रही है जेसीबी, पोकलैंड और बुलडोजर को। अयोध्या विकास प्राधिकरण के जो सीनियर अधिकारी हैं वो मौके पर मौजूद हैं और अब ये कोशिश की जा रही है कि जो पिलर यहाँ पर बने हुए हैं उन सारे पिलर्स को गिराया जाए और उसके बाद इस बिल्डिंग को जमींदोज किया जा सके। फिलहाल जो जेसीबी मशीन है वो यहाँ पर लगी हुई है, पोकलैंड मशीन यहाँ पर लगी हुई है। बैक साइड का जो हिस्सा है कॉम्प्लेक्स का वो पूरी तरीके से गिरा दिया गया है और अब जो बारी है वो फ्रंट साइड के हिस्से की है
पुलिस की बड़ी मौजूदगी है और जो अयोध्या विकास प्राधिकरण है, एसडीएम सोहावल हैं, उनका साफ तौर पे कहना है कि ये प्रॉपर्टी पूरी तरीके से तालाब की जमीन पर बनाई गई थी, सरकारी जमीन पर बनाई गई थी, चक रोड यानी कि सरकार के उपयोग में आने वाली जमीन पर बनाई गई थी। कई सारे नोटिस जारी किए गए थे आरोपी मोहित खान को, लेकिन किसी भी नोटिस का उसने जवाब नहीं दिया था। और जब कई नोटिसों के जवाब मिलने के बाद मोहित खान की या उसके एसोसिएट्स की तरफ से कोई जवाब नहीं आता है, तो इस तरीके की बुलडोजर कार्रवाई सामने आती है। प्रशासन ने पीएससी की 4 कंपनियों को भदरसा में तैनात किया था। स्थानीय पुलिस भी वहां पर मौजूद थी। जब बुलडोजर एक्शन हो रहा था तो पूरा एक्शन इंडिया टीवी के कैमरे में कैद हो रहा था। पीछे की जो बिल्डिंग है उसको पूरी तरीके से गिरा दिया गया है। ताश के पत्तों की तरह वो बिल्डिंग गिर गई है और जो अब एंगल है पोकलैंड की इस कार्रवाई का वो 90 डिग्री से चेंज हो रहा है। जो कार्रवाई पहले पीछे चल रही थी अब उस कार्रवाई को आगे लेकर के आया जा रहा है और प्रशासन, पुलिस, विकास प्राधिकरण के जो अधिकारी हैं उनका सबसे ज्यादा फोकस इसी बात पर है कि न सिर्फ कार्रवाई पूरी तरीके से हो बल्कि कोशिश ये भी हो कि जो यहाँ पर विजुअल्स दिख रहे हैं, जो यहाँ पर तस्वीरें दिख रही हैं, उसमें किसी को भी नुकसान न पहुंचे। कैसे लगभग 20 दुकानें ऊपर बनाई गई हैं, इन 20 दुकानों को किस तरीके से यहाँ पर जमींदोज किया जा रहा है, सारी दुकानों को खाली कराया गया है, उनका सामान निकाला गया है। पुलिस ने इस बात को इंश्योर किया है, प्राधिकरण के अधिकारियों ने इस बात को इंश्योर किया है, एसडीएम ने इस बात को इंश्योर किया है कि सारी दुकानों को खाली कराया जा सके, पूरा सामान निकाला जा सके, पूरे इलाके में आसपास कोई ना हो, यहाँ की बिजली को काट दिया जाए, यहाँ की जो पावर मशीन है उसको हटा दिया जाए, यहाँ पर जो जनसेट लगा हुआ है उसको हटा दिया जाए। और अब देखिए यहाँ पर जो फुल स्विंग में है कार्रवाई वो फिलहाल यहाँ पर की जा रही है। मोहित खान सपा का नगर अध्यक्ष रह चुका है। वो अपने इलाके में बहुत दबंग कहा जाता है। अपने रसूख का फायदा उठाते हुए भदरसा में सरकारी जमीनों पर कब्जा करना, कब्रिस्तान से लेकर तालाब और नजूल की संपत्ति पर मकाने और दुकानें खड़े कर देना इसकी आदत में था। मोहित को अयोध्या के सपा सांसद अवधेश प्रसाद का करीबी भी कहा जाता है, लेकिन योगी आदित्यनाथ की सख्ती के आगे उसका कोई रसूख काम नहीं आया। गैंग रेप के आरोप में मोहित जेल में है और आज उसके शॉपिंग कॉम्प्लेक्स पर बुलडोजर चल चुका है। अयोध्या विकास प्राधिकरण, अयोध्या का जिला प्रशासन लगातार कार्रवाई कर रहा है भदरसा गैंग रेप मामले के मुख्य आरोपी मोहित खान की अवैध प्रॉपर्टीज पर। मेरे ठीक पीछे आप जो प्रॉपर्टी देख रहे हैं ये मोहित खान का अवैध चलने वाला शॉपिंग कॉम्प्लेक्स था जिसमें 40 से ज्यादा दुकानें थी। इसमें पंजाब नेशनल बैंक भी हुआ करता था। जब बैंक को खाली करा लिया गया, बाकी दुकानें खाली करा ली गई, तो इस पूरे शॉपिंग कॉम्प्लेक्स को जमींदोज करने की जो कार्रवाई है वो 1 पोकलैंड मशीन और 3 बुलडोजर के साथ की जा रही है। अगर तस्वीरों के माध्यम से आप देखिए तो तस्वीरों के माध्यम से आप देखेंगे कि किस तरीके से लाइन से इसमें दुकानें बनाई गई थी। सरकारी जमीन पर, तालाब पर कब्जा किया गया था। चक्रोड की जमीन जो कि सरकारी जमीन कही जाती है, नजूल की जमीन कही जाती है, इस पर भी पूरी तरीके से कब्जा किया गया था और कब्जा करने के बाद यहां पर कमर्शियल एक्टिविटीज की जा रही थी। पहले भी मोहित खान की अवैध बेकरी को प्रशासन ध्वस्तीकरण कर चुका है और अब शॉपिंग कॉम्प्लेक्स की ये पूरा इमारत है जिसको कि काफी मजबूती से बनाया गया था, अवैध तरीके से कब्जा करके बनाया गया था और जो अनुमानित कीमत है इस शॉपिंग कॉम्प्लेक्स की वो 2.5 से 3 करोड़ रुपए के करीब हो सकती है। अब प्रशासन की अगली कोशिश होगी कि बाकी और जमीनों के बारे में इंफॉर्मेशन जुटाई जाए, जानकारी ली जाए और उसके बाद आगे की कार्रवाई को मुकम्मल किया जाए। लेकिन जिस तरीके से ये काला साम्राज्य, अवैध साम्राज्य भदरसा इलाके में चल रहा था वो अपने आप में कई तरीके के सवाल खड़े करता है। बहरहाल मोहित खान दूसरे आरोपी राजू खान के साथ जेल में है, उसका डीएनए सैंपल किया जा चुका है। बहुत जल्द इस पूरे मामले की जो रिपोर्ट है, डीएनए रिपोर्ट है, वो सामने आएगी और उसके बाद इस पूरे मामले का सामने आएगा। मोहित ने ये शॉपिंग कॉम्प्लेक्स करीब 8 साल पहले बनाया था, जब वो समाजवादी पार्टी के शासन के दौरान सत्ता की सीढ़ियों पर बड़ी तेजी से ऊपर चढ़ रहा था और इसी का फायदा उठाते हुए नजूल की जमीन पर 4000 स्क्वायर फीट पर शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बना डाला। ये पूरा मार्केट 2 मंजिला था जिसमें कुल 23 दुकानें थी। मोहित ने अपने रसूख का फायदा उठाते हुए अपने घर में पुलिस चौकी खुलवा ली थी, तो शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में एक सरकारी बैंक चला रहा था।